स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों हमारे देश का जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसको लेकर आरबीआई के द्वारा साल में 2 बार रिपोर्ट निकाला जाता है और रिसेंटली यहां पर आरबीआई ने फिर से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को जारी किया। ये आप देख सकते हो, आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ग्रॉस एनपीएज ऑफ इंडियन बैंक्स फॉल टू 7 ईयर लो, मतलब कि 7 साल के सबसे निचले स्तर पर जो ग्रॉस एनपीए है वो आ चुका है। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या बताया गया है, यहां पर बैंकों की हालत किस तरह से है, क्या कारण है और आगे आरबीआई क्या कर सकती है। बहुत कुछ जाने, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं इस साल, जो कि 28 मई को होने वाला है, तो आपका प्रीलिम्स क्रैक कराने के लिए कल से हमारा एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि हर रोज शाम को 7 बजे क्लास होगी। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिल जाएगा और वहां पर जाकर कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव, ताकि आप सबसे कम दाम पर इस कोर्स को ले सकें। इसके अंदर मैं आपको बताऊं तो 200+ आवर्स की लाइव क्लासेस होंगी। 90 दिन का पूरा कोर्स है, जिसके अंदर स्टैटिक और करंट अफेयर्स का इंटीग्रेटेड स्टडी कराया जाएगा। जो रिविजन बुक्स हैं वो आपके घरों तक भेजे जाएंगे। ऑल इंडिया ओपन टेस्ट आप यहां से दे सकते हैं, या फिर अगर आप 2024 के लिए फुल फ्लेज प्रिपरेशन करना चाहते हैं, प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी, तो उसका बैच भी जल्दी स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 20th। तो अपने सीट्स को बुक करिए, चाहे एनसीईआरटी लेना हो, यूपीएससी का लेना हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव, ताकि यहां पर आप सबसे कम दाम पर ये जितने भी कोर्सेज हैं उसको ले सकें। इसके अलावा और अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं वो मैं यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले यहां पर सबसे पहले जानते हैं कि ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है क्या। जैसे कि इसके नाम से आप समझ पा रहे होंगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मतलब कि हमारे देश के अंदर जो फाइनेंस से रिलेटेड जितनी चीजें, और जो ऑब्वियस सी बात है, जब हम फाइनेंस की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो जिसकी बात होती है वो होता है बैंकों की, क्योंकि बैंक से ही हर एक चीज लिंक्ड है। जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हो आज के डेट में, बिजनेस से लेकर कुछ भी हो, आजकल तो छोटे मोटे ट्रांजेक्शन भी यूपीआई से लेकर हर एक चीज आप यूपीआई के माध्यम से करने लग गए, तो हर एक चीज बैंक से ही रिलेटेड है। तो जब तक बैंक की हालत नहीं सुधरेगी, जब तक बैंक मजबूत नहीं होंगे, तब तक हमारा जो फाइनेंशियल पोजीशन है देश के अंदर वो बेहतर नहीं हो सकता। और इसीलिए इसको लेकर जो प्रॉब्लम है देश में, जो बैंकों का सिचुएशन है, उसके बारे में ये रिपोर्ट निकाला जाता है, जिसको कहा जाता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। और इसके साथ साथ यहां पर जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो बैंक्स हो गए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, मतलब कि कहीं ना कहीं अगर फाइनेंस से रिलेटेड अगर वो चीज है तो उसके सिचुएशन को बताने की कोशिश करती है। इसके अलावा यहां पर उनका क्रेडिट ग्रोथ किस प्रकार का होगा, बोरोवर्स कितना डिफॉल्ट कर रहे हैं, ये सारी चीजें बताई जाती हैं। और जैसा कि आप यहां पर आरबीआई के वेबसाइट पर जाओगे तो आपको दिखेगा कि हर 6 महीने पर ये जो रिपोर्ट है वो निकाली जाती है। जैसे कि जून के महीने में और दिसंबर के महीने के एंड में ये पूरा निकाला जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीजें कैसे स्टार्ट हुई थी, क्योंकि 2008 में रघुराम राजन कमिटी ने सजेस्ट किया था कि यहां पर एक कमिटी होनी चाहिए जिसका नाम होगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट कमिटी, FSDC। और फाइनली 2010 में यह कमिटी बना था, जिसके चेयरमैन जो होते हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। तो सबसे पहले जो फाइनेंस, उसमें आपको याद होगा 2010 में फाइनेंस मिनिस्टर थे प्रणब मुखर्जी जी, तो इसके वो चेयरमैन बने थे। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, इसका जो कॉम्पोजिशन है, इसके अंदर चेयरपर्सन होते हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर होगा देश का वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन हो जाता है। तो इस समय निर्मला सीतारमण जी इसकी चेयरमैन है, और फिर इसके अंदर कई सारे मेंबर्स होते हैं, जैसे गवर्नर होते हैं आरबीआई के, यहां पर जो सेबी है उसके चेयरमैन हो गए, इंश्योरेंस के चेयरमैन हो गए, मतलब हर एक फील्ड जो फाइनेंस रिलेटेड जो फील्ड्स हैं उसके यहां पर मेंबर्स होते हैं, और उनके बारे में यहां पर उनके द्वारा डिस्कशन किया जाता है कि देश की फाइनेंशियल हालत क्या है। तो अब हम देखते हैं कि जो लेटेस्ट ये रिपोर्ट आया है, यहां पर जो लेटेस्ट रिपोर्ट जारी किया गया है, उसमें बेसिकली क्या बोला है आरबीआई ने अपने रिपोर्ट में। देखो, यहां पर बेसिकली बताया ये जा रहा है कि ग्लोबली बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे, जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया, उसकी वजह से इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है। उसके बावजूद भी जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स है देश का वो काफी हेल्दी है। जो बैलेंस शीट है हमारे फाइनेंशियल सिस्टम की, मतलब बैंकों का जो बैलेंस शीट है वो हेल्दी पोजीशन पर धीरे धीरे आ रहा है। और आप देख सकते हो, बताया यह गया है कि सितंबर 2022 तक भारत के बैंकों का जो कैपिटल है वो मजबूत पोजीशन पर था। मतलब कि भारतीय बैंकों के पास जो कैपिटल होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, जितना ज्यादा कैपिटल होगा बैंकों के पास उतना अच्छे से वो लैंड कर सकेंगे।
और इसी की वजह से पहले पिछले 10 वर्षों में क्या हो रहा था, स्पेशली 2010 से लेकर 2014-15 के आसपास आप देखोगे तो वहां पर जो हमारा एनपीए है वो बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ था। इनफैक्ट 2019 में अगर आप एनपीए देखिए तो ये 9.3% पहुंच गया था। 9.3% एनपीए। एनपीए क्या होता है? एनपीए का सिंपल मतलब ये हुआ कि जो भी बैंक यहां पर लोन में दे रहे हैं पैसा, उनमें से कितना लोन वापस नहीं आ रहा है। मान लो किसी बैंक ने 100 रुपए लोन दिया था, ठीक है, अब 100 रुपए में से बैंक के पास 90 रुपए वापस आ गया, लेकिन 10 रुपए वापस नहीं आया, किसी ने डिफॉल्ट कर दिया, कोई विजय माल्या निकल गया, या फिर देखो हर कोई विजय माल्या नहीं होता, हो सकता है कि कोई बिजनेस फेल हो गए होंगे। अब फेल हो गए तो जो बैंक से लोन लिया था वो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो जेन्युइन रीजन भी होता है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि हर कोई नीरव मोदी और विजय माल्या है। तो ये 10 रुपए जो नहीं आया बैंक के पास, तो 100 रुपए में से 10 नहीं आया, मतलब 10% एनपीए हो गया, ठीक है। इसी को कहा जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। तो यहां पर अगेन आप देख सकते हो, ये जो डायग्राम है ये ऑरेंज कलर का आप देख सकते हो, ये सभी बैंकों का दिखा रहा है कि पहले 2019 में ये था 9.3% के आसपास जो एनपीए था, और यहां पर जो सबसे खराब हालत थी वो थी आपकी पब्लिक सेक्टर बैंकों की, क्योंकि ये 12% से भी ऊपर चला गया था। प्राइवेट बैंकों की हालत लगभग 5-6% के आसपास था, ठीक है। तो ये एनपीए था, लेकिन ये गिरते गिरते यहां पर एनपीए धीरे धीरे अब कम होता गया, क्योंकि यहां पर कई सारे रिफॉर्म्स लाए गए जिसकी मैं चर्चा करूंगा आगे। और ये गिरते गिरते बताया जा रहा है कि सितंबर 2022 तक 5% पे आ गया है, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है। ये ऑरेंज लाइन आप देख रहे हो, ये 2022 में 5% आ गया है, मतलब कि जो 100 रुपए में पहले 10 रुपए नहीं आता था वापस, आज के डेट में ये 10 से गिरकर 5 हो गया है। सिंपल शब्दों में आप समझिए। इसके अलावा जो नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, देखो एक तो ये समझना क्या होता है, ग्रॉस एनपीए होता है एक तो, ठीक है, और एक होता है नेट एनपीए, ठीक है। इसमें डिफरेंस क्या है? देखो होता क्या है ना कि मान लो बैंक है, बैंक को भी पता है कि कहीं ना कहीं उसको लॉस हो सकता है, जो जितना वो लोन उधार पर दे रहा है, जरूरी नहीं है कि सारा लोन उधार से मिल जाएगा उसको। तो यहां पर मान लो अभी ग्रॉस एनपीए 10% है, मतलब 100 रुपए में से 10 रुपए उसके पास नहीं आया, ठीक है, तो ये 10 रुपए एनपीए बन गया। इसमें से बैंक क्या कई बार क्या करती है कि जब भी उसको कोई प्रॉफिट होता है, जब भी यहां पर उसको मुनाफा हुआ, तो कुछ पैसा वो एनपीए में साइड कर देगी। मतलब कि वो मान लो 5 रुपए साइड में कर दिया उसने, बैंक ने पहले ही, कि ये हमारा लॉस होने ही होने वाला है। तो यहां पर 10 में से आपको 5 घटाना, और ये जो बचता है इसको कहते हैं नेट एनपीए। मतलब कि वैसे तो आपको फिगर ग्रॉस एनपीए का, एक्चुअल लॉस क्या है वो ग्रॉस एनपीए है, लेकिन बैंक ने पहले ही अपनी तरफ से इतना पैसा साइड कर दिया, तो वो जब हम हटा देते हैं और ये देखते हैं तो ये दिखाता है नेट एनपीए। तो नेट एनपीए भी काफी तेजी से गिरा है। पहले ये भी लगभग 5-6% हुआ करता था, ठीक है, 2019 में, लेकिन अब ये गिरते गिरते हो गया है 1.3%, जो कि एक स्ट्रांग पोजीशन दिखाता है। यहां पर जो मैक्रो स्ट्रेस जितनी भी चीजें की गई थी, आरबीआई के द्वारा टेस्टिंग की गई थी, उसमें यह पता चला कि बैंक के पास अब मजबूती आ चुकी है, अब उसके पास कैपिटल आ चुका है, और इसीलिए जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो काफी ठीक ठाक है पहले के मुकाबले। अब इसके साथ साथ आपके मन में क्वेश्चन भी आ सकता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को निकालने के लिए आरबीआई कौन कौन सी चीजों को एसेस करता है, मतलब किस बेसिस पर आरबीआई कहता है कि ये बैंकों की इस समय जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो ठीक ठाक है। अब इस समय बैंकों की स्टेबिलिटी अभी खराब होती जा रही है। तो देखो यहां पर बैंक जो आरबीआई है ना, वो कई सारे स्ट्रेस टेस्ट डालता है बैंकों के ऊपर। वो देखता है कि मान लो शॉर्ट टर्म में अगर ये प्रॉब्लम हुआ तो उस प्रॉब्लम से बैंकों की हालत क्या हो सकती है, मीडियम टर्म में अगर इस तरह की हालत होती है तो क्या हो सकता है, अगर रिस्क बहुत ज्यादा हुआ, जैसे कि मान लो आरबीआई यहां पर टेस्टिंग करता है कि अगर अचानक से दुनिया भर के अंदर ग्लोबल रिसेशन आ गया, जैसे अभी रिसेंटली आप देखोगे 2023 में बात हो रहा है कि आईएमएफ ने बताया था कि 1/3 जो दुनिया के देश हैं वो रिसेशन में चले जाएंगे। तो आरबीआई ये सारी चीजों को चेक करता है, टेस्ट करता है कि उस सिचुएशन में भारतीय बैंकों की हालत क्या होगी, और इन्हीं सारी चीजों के हिसाब से यहां पर आरबीआई फिर बताता है कि ये पोजीशन है। तो अभी के लिए आरबीआई ने बोला है कि भारत के बैंकों की हालत ठीक ठाक है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ग्रेट है, लेकिन हां पहले के मुकाबले हम बेहतर पोजीशन पर हैं। क्योंकि अब ये सारी चीजें किसमें मदद करती हैं, हमारी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, सरकार क्या स्टेप लेगी, क्या कोई सरकार को अनोखा स्टेप लेना चाहिए, पॉलिसी लानी चाहिए। यहां पर बैंकों को भी तो पता चलता है, मान लो एसबीआई का कोई चेयरमैन है, आईसीआईसीआई का चेयरमैन है, एमडी है, तो उसको भी तो पता चलेगा कि भाई ये आरबीआई हमें पहले से ही बता रहा है कि ये आगे सिचुएशन हो सकता है, तो हमें इसको लेकर तैयार होना चाहिए। तो ये बैंकों के लिए और पूरे इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी बात होती है।
अब इसके अलावा यहाँ पर अगर हम रीजंस की बात करें कि एनपीए फॉल क्यों हुआ है, देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था 2019 में 9.3% था ग्रॉस एनपीए, ये गिर के जून 2022 में ये लगभग इनफैक्ट मार्च 2022 में 5.9% हुआ, फिर जून 2022 में 5.7% हुआ और अब सितंबर 2022 में 5% हो गया है। इसका सबसे एक और मेन कारण होता है वो है आपका बैंक क्रेडिट में बढ़ोतरी होना। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था ना कि बैंक अगर 100 रुपए उधार पर दे रहा है और उसको 90 रुपए वापस आ गया लेकिन 10 रुपए वापस नहीं आया, तो ये एनपीए कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। अब मान लो बैंक ऑटोमेटिकली जो अपना टोटल लैंडिंग है अगर उसको बढ़ा दे, 100 रुपए से मान लो उसने टोटल जो उधार दिया था उसको 200 कर दे, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, अगर हम परसेंटेज टर्म में देखें तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि लैंडिंग ज्यादा करने से यहां पर एनपीए ये 5% पे आ गया, क्योंकि 200 रुपए में से अब आप 10 रुपए काउंट कर रहे हो तो ये 5% पर आ गया। तो एक सबसे बड़ा एक रीजन यहां पर यह बताया जा रहा है कि बैंक जो हैं वो उधार काफी दे रहे हैं। जैसे आपको भी कॉल आता होगा ना, सर क्रेडिट कार्ड चाहिए, होम लोन चाहिए, कार लोन चाहिए, पर्सनल लोन चाहिए, आजकल कितना ज्यादा हो गया, राइट। तो ये एक मेजर चीज है, एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है। और इसके साथ साथ पहले जितना एनपीए बनते थे, पहले जो विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे लोग होते थे, अब उनकी संख्या काफी कम हो गई है, क्योंकि कई सारे कानून लाए गए हैं। और कौन सा कानून, यहां पर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड इंट्रोड्यूस किया गया था सरकार के द्वारा 2016 में, जिसकी वजह से जो बोरोवर्स हैं उनका बिहेवियर चेंज हुआ है। पहले बोला जाता था कि यहां पर जो भी है, जो लोन ले लेते थे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के कारण उनको लोन दे दिया जाता था, लेकिन फिर वो लोन लौटाते नहीं थे, तो इसकी वजह से एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन अब ये सारी चीजों को ठीक ठाक किया गया है कि अब ऐसा नहीं होना चाहिए। और जैसे ही आईबीसी लाया गया उसके बाद देखने को मिला कि बहुत सारे जो बोरोवर्स थे जो पैसा वापस लौटा सकते थे, जो नहीं लौटाते थे, लेकिन अब वो बैंकों के पास जाकर पैसा लौटा रहे हैं, क्योंकि अगर वो नहीं लौटाएंगे तो उनकी जो कंपनी है वो यहां पर बैंक जो है एग्जिट करा देगी, बैंक को अपने पास ले लेगी उनके प्रॉपर्टीज को। तो ये आईबीसी लाने से एक बहुत बड़ा यहां पर चेंज आया है। इसके साथ साथ आखिरी में जाने से पहले एक और क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि और क्या कर सकती है आरबीआई। देखो, जो करंट में प्रैक्टिस है आरबीआई का वो यही बताता है कि बैंक की हालत क्या है, किस तरह से, लेकिन कहीं ना कहीं जो ग्रास रूट प्रॉब्लम है बैंकों का उसके बारे में नहीं बताता। तो कहीं ना कहीं यहां पर यह बोला जाता है कि आरबीआई को जो डिफॉल्टर्स हैं उसको दो तरीके से डिवाइड करना चाहिए। एक यहां पर विलफुल डिफॉल्टर, जो जानबूझकर डिफॉल्ट करते हैं, गड़बड़ी करते हैं, और दूसरा वो जो कि अच्छे बिजनेसेस हैं जो डिफॉल्ट नहीं करना चाहते, अपना काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ कारणों की वजह से बिजनेस उनका लॉस में चले। जैसे कि कोविड का समय था, मान लो किसी ने कोविड के जस्ट पहले पैसा लिया होगा, अब वो उसका कोविड आने से लॉकडाउन लग गया, उसका पूरा पैसा डूब गया, तो वो भी तो जेन्युइन डिफॉल्टर्स भी होते हैं। तो यहां पर उसको दोनों तरह से डिवाइड करना चाहिए और आरबीआई को सजेस्ट करना चाहिए कि इस केस में क्या करना है, ये वाले केस में क्या करना है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं आगे चलकर आरबीआई को अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में ये सारी चीजों को इंक्लूड करना चाहिए। तो यही पूरा वीडियो था दोस्तों, आई होप कि हर एक चीज आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि कौन से साल में भारत ने लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम इसको लॉन्च किया था? ठीक है, इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी प्रीलिम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो, कल से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, डोंट मिस दिस आउट, क्योंकि यहां पर जितने भी क्लासेस हैं वो हर रोज शाम को 7 बजे होंगे और आपका जो प्रीलिम्स है वो क्रैक कराया जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।